हाय। आज के पेपर में आया था ये वाला टॉपिक, बिल टू पनिश रिलीजियस एनिमोसिटी मूटेड इन लोकसभा। यहाँ किस चीज की बात हो रही है? रिलीजियस एनिमोसिटी की बात हो रही है। सी लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि जब भी हम लोग ये बिल क्या चीज देख रहे हैं, प्यूनिटिव एक्शंस लाने की कोशिश कर रहा है। अब इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस तरीके का बिल लाना सही है? क्या इस तरीके का बिल सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? So let's have an inquiry in the same, and we'll try to align our moral compass when we talk about religious animosity. वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से एक ब्लॉग है, आप डायरेक्ट ब्लॉग पे पहुंचोगे, उस पर आप पढ़ भी सकते हो इनकेस इफ यू वांट टू यूज इट फॉर योर आंसर्स यूपीएससी के अंदर, या फिर रीजनिंग का लेवल ठीक करना हो तो यू कैन रीड दैट आर्टिकल। ऑलराइट, सो द टॉपिक इज पनिशमेंट फॉर रिलीजियस एनिमोसिटी अलाइनिंग मॉरल कंपास, और यू कैन कॉल इट अ मॉरल टेस्ट। देखो होता क्या है कि प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब क्या है, क्यों लिए जाते हैं प्यूनिटिव मेजर्स? जिससे आप सजा दे रहे हो। सजा देने वाले मेजर्स इसलिए लिए जाते हैं जिससे कि डिटर किया जा सके, मतलब कि लोगों को डराया जा सके। अब जब प्यूनिटिव मेजर्स की बात करी जा रही है, इसका मतलब ये भी है कि आप अगर रिलीजियस एनिमोसिटी फैला रहे हो तो आपको सजा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि क्या लॉ को हम लोग एंटायरिटी में, मतलब लॉ अकेला काफी होगा इस तरीके की अफवाहें या इस तरीके की गलत चीजों को फैलाने से रोकने के लिए? यही चीज के लिए हमें थोड़ा डीपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। डीपर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक फैक्टर है, टेम्पोरल फैक्टर पे कर सकते हैं, मतलब कि टाइम के हिसाब से देख लेते हैं। अगर हम लोग टेम्पोरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम लोग को एक आइडिया लगता है दो में से एक चीज हो सकती है। दो में से एक चीज हो सकती है। क्यों ये दो चीजें क्यों हो सकती है? इसके पीछे कारण यह है कि अभी तक हमने बिल बनाया नहीं, अभी तक हमें ऐसी कोई जरूरत लगी नहीं। अब आज जरूरत लग रही है, इसी कारण से तो बिल बना रहे हैं। अगर जरूरत लगती नहीं तो बिल बनाते नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज जरूरत लगी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या तो यह कारण हो सकता है कि एंटी सोशल बिहेवियर जो भी था वो डिस्टर्ब नहीं करता था। मतलब अगर रिलीजियस एनिमोसिटी कोई फैला रहा है तो वो डिस्टर्ब बिहेवियर नहीं कर रहा है, ये एंटी सोशल बिहेवियर हो गया। या दूसरा दूसरा पॉइंट ये आता है आपका कि या फिर ऐसा बिहेवियर बहुत कम था, या एग्जिस्ट नहीं करता था, या डिस्क्रीट था। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं लिटिल और डिस्क्रीट एंटी सोशल बिहेवियर। See, understand, whenever I am writing antisocial behavior or antisocial act, we are all talking in context of the article, which means over here spreading religious animosity। जो आर्टिकल का लिंक दूंगा आपको, उसमें भी ध्यान रखना कि जहां उसमें स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ है कि जहां पर एंटी सोशल बिहेवियर की बात हो रही है, एंटी सोशल एक्शन की बात हो रही है, या समथिंग विच इज डिस्टर्बिंग द सोशल पीस एंड ऑर्डर, जो जिससे कि सोशल इनजस्टिस होती है, उसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है, रिलीजियस में। लेकिन कल को कोई और भी टॉपिक आता है जिसके लिए बिल अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, या जिसके लिए प्यूनिटिव मेजर्स लाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी सोशल इनजस्टिस को रिजल्ट करता है, यू कैन यूज द सेम अंडरस्टैंडिंग। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग रिलीजियस एनिमोसिटी टाइम अगेन एंड अगेन। तो इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो एंटी सोशल बिहेवियर था, डिस्टर्ब नहीं करा, और या फिर कम था और डिस्क्रीट था। इसका मतलब उतना ज्यादा रैम्पेंट नहीं था एंटी सोशल बिहेवियर, यानी कि रिलीजियस एनिमोसिटी बढ़ाने के उतने सारे बिहेवियर्स नहीं होते थे। अब यहां पर देखना यह है, अगर एंटी सोशल बिहेवियर एग्जिस्टेंट होता, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट when we talk about any anti-social behavior, it creates ripples। वो ऐसी लहरें पैदा करता है जो कि नोटिस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर समाज में आप कुछ गलत कर रहे हो, या समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा, उसका एक इंप्लीकेशन होगा, उसका एक असर पड़ेगा, एक नेगेटिव असर पड़ेगा समाज के उन तबकों पर जिनके खिलाफ वो चीज करी जा रही है। ऐसे केस में जो रिपल क्रिएट होगा वो ना दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस कारण से वी कैन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट was not the thing which was existent,
ऐसा था ही नहीं कि बिहेवियर था लेकिन परेशान नहीं करता था, होता तो परेशान करता। लोग शांति से कैसे बैठते? एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के बारे में बोल रहा है, दूसरा रिलीजन एज इन पीपल फ्रॉम दैट रिलीजन नेवर टॉक्स इल अबाउट एनीवन, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बोल रहा है, दूसरा पहले के बारे में बोल रहा है, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो दिखेगा ना लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऐसा तो है नहीं अननोटिस जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि लिटिल और डिस्क्रीट था, इसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। क्या कुछ साल पहले तक हमारा टॉलरेंस का लेवल हाई था कि नहीं था? एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे समझ लो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप वो ग्रुप रहता है जिसका आप पार्ट हो। मान लो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो, वो आपका इन ग्रुप हो गया। उस कम्युनिटी के अलावा जो भी लोग हुए वो सारा आपका आउट ग्रुप हो गया। तो जनरली क्या होता है, जो टेंडेंसीज रहती थी वो इन ग्रुप के अंदर ऐसा रहता है कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर हिंदू को बिलोंग करते हो, मुस्लिम को बिलोंग करते हो, तो आप हमेशा क्या देखते हो, फेवरेबल जो आपका खुद का कम्युनिटी का या खुद के रिलीजन का है, यू सी दे अपीयर टू बी मोर favorable to you, they appear to be more superior to you because you are also part of that group. So it happens psychologically and there is no harm in that. With time, with passage of time, us entering into the 21st century, what happened was कि even the distinction between in group and out group was going down. But past few years, what has happened is tolerance has diminished a lot towards others. तो जब others की बात कर रहे हैं तो उसी out group की बात कर रहे हैं, लेकिन tolerance बहुत कम हो गई है। आज के टाइम पर इनसिक्योरिटीज का लेवल बहुत बढ़ गया है। ऐसी चीजें हमें सताने लगी हैं कि भाई अगला अगर कोई किसी रिलीजन का है तो वो हमें पता नहीं क्या कर देगा, जबकि वो सच नहीं है। कोई भी चीज फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। कॉग्निटिव फैकल्टीज हमने अपनी वहां इन्वॉल्व कर रखी हैं जहां जरूरत नहीं है। ऐसी जगह इन्वॉल्व कर दी है जिसको हमने आज के टाइम पर सर्वाइवल का नाम दे दिया है। और उससे हो क्या रहा है, देयर इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लॉस। क्यों इंटेलेक्चुअल और सोशल लॉस होता है? क्योंकि कॉग्निटिव फैकल्टीज आपने एंगेज कर दी वहां पर जिसको आप सर्वाइवल बोल रहे हो, बट अदरवाइज आपको एंगेज कहां करनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिविज्म में करनी चाहिए, प्रोग्रेस में करनी चाहिए। आप वहां अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रोग्रेस में एंगेज कर रहे हो अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज, तो आपका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली ग्रोथ होगा। आपका ग्रोथ होगा मतलब कि सब लोग उस तरीके से सोच रहे हैं, सबका ग्रोथ होगा। दैट मीन्स ओवरऑल द नेशन वुड आल्सो प्रोग्रेस, बट नॉट व्हेन कॉग्निटिव फैकल्टीज आर फोकस्ड टुवर्ड्स द इनसिक्योरिटीज व्हिच आर नॉट बेस्ड इन फैक्ट्स। ये सब चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? जो पहले हमारा सर्वधर्म संभाव का एक नारा रहता था, नोशन रहता था, वो नोशन अब आजकल के टाइम पर कहां उतना देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज बैड, बट द आइडिया इज, सिंस दिस टॉपिक इज कॉन्टेक्चुअल, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे सच क्या है। क्या केवल लॉ बनने से चीजें हो जाएंगी? तो हम लोग सारी चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सर्वधर्म संभाव जैसी चीजें अब नहीं हो गई, नहीं है। हम अगर मैसेज पहुंचाना है स्टेट को तो यही तो पहुंचाना पड़ेगा कि भाई सौहार्द, जो कि हमारे कल्चर का, हार्मनी जो कि हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, और आज से नहीं सदियों से रहा है, वो पार्ट है, आज भी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके की इनसिक्योरिटीज न केवल इंटेलेक्चुअल और सोशल लॉस है, बल्कि आने वाले समय में आर्थिक भी बहुत बड़ा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस चीज में लग ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आईएएस की तैयारी करते वक्त आपका दिमाग अपनी प्रिपरेशन की बजाय इस चीज में लगने लगे कि बाकी आपके साथी कैसी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से? कभी लाइब्रेरी में बैठे हो, वहां पर कोई व्यक्ति आ गया जिस काफी सारी बुक्स लेकर आ गया, अब आप उसे देखकर इनसिक्योरिटी में पड़े हुए कि ये कितनी पढ़ाई कर रहा है। छोड़ो उसे, अपनी पढ़ाई करो। उसकी पढ़ाई आपको इंपैक्ट नहीं कर रही है, पर आपकी पढ़ाई आपको इंपैक्ट करेगी। एग्जाम में पता चलेगा। सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू एंगेज योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इन द डायरेक्शन विच आर नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग। यहां पर लॉ को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर रहे, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि लॉ को नहीं आना चाहिए, लेकिन लॉ तो बहुत चीजों के लिए है। क्या खून के अगेंस्ट लॉ नहीं है कि खून नहीं करना चाहिए? पर क्या मर्डर होता है? बिल्कुल होता है। चोरी के अगेंस्ट लॉ नहीं है, चोरी के अगेंस्ट भी लॉ है, होती नहीं है चोरी। रेप के अगेंस्ट लॉ नहीं है, किस चीज के अगेंस्ट लॉ नहीं है, पर रीच लिमिटेड है।
एथिक्स या मॉरालिटी का क्या कंसर्न रहता है कि आप रिफॉर्मेशन पर जाओ, आप रिफॉर्म करो सोसाइटी को। अगर कोई व्यक्ति समाज में खराब है तो ना कि उसे मार दिया जाए, बल्कि उनको सुधार के वापस समाज का एक यूजफुल हिस्सा बनाया जाए। Until and unless you are making a person a useful member of the society, it is very difficult for you to sail through in a society which is crippled by anti-social elements. अगर रिफॉर्मेटिव चीज के अंदर एथिक्स को या मोरालिटी को डाउट रहते, तो क्या हमारा जेल सिस्टम या जो प्रिजन सिस्टम बनाया गया है उस पर रिफॉर्मेशन की बात हो रही होती? लोगों को वोकेशन सिखाए जाते, क्यों सिखाए जाते हैं? कि रिफॉर्म हो, अच्छे बने, बेहतर इंसान बने। चार दीवारी के अंदर पनिश करा जाता है, क्यों करा जाता है? वो डिटरेंस हो गई कि आपको चार दीवारी के अंदर रख दिया जाएगा, लेकिन अंदर उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर क्लिनिकली गॉन, those people cannot be handled and not the topic of discussion as well, but otherwise तो आप देख ही सकते हो। अब लॉ जब अकेला काम नहीं करेगा तो रिफॉर्मेशन पे काम होगा। रिफॉर्मेशन पे कैसे काम होगा? आप सबसे पहले तो वो जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करो। इनसिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करो, डिफरेंशिएट करो, एग्जामिन करो, एग्जामिन एंड इवेल्युएट, और फिर उन्हें कर्टेल करो। स्टेट मैसेज पहुंचाए कि किसी के बीच में कुछ गलत नहीं है। देखो, कब जब हमने पिछले थोड़ी देर पहले भी बात करी तो यही बात थी कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती नहीं थी। अब जब आना चालू हुई है तो समस्या सीधे लॉ पर तो पहुंची नहीं होगी, पहले तो कुछ चीजें हुई होंगी, उसके बाद जैसे अब इस आर्टिकल के अंदर भी दिया हुआ है कि रिपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं रिसेंटली, तो इस आर्टिकल के अंदर ये दिया, इसका मतलब कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं तभी तो ये हो रहा है, अदरवाइज तो ये बात ही नहीं आती। जब एग्जामिन करके उन्हें डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करने के बाद एग्जामिन करके हम उन्हें कर्टेल करते तो उन इनसिक्योरिटी, हम अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज को सही जगह पर लगा रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहां पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। ये उस तरीके से होता है व्हेन एन इनसेन पर्सन स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग विद यू एंड यू नो दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू आर्ग्यू विद हिम बिकॉज़ यू विल नॉट विन, एंड इवन इफ यू विन दैट विल बी अ वेरी शैलो विन, एंड द कॉस्ट दैट यू वुड बी पेइंग विल बी वेरी हाई in terms of the energy that you could have used elsewhere in a much productive way. तो सवाल यही आता है कि लॉ क्या अकेला काफी है या प्यूनिटिव मेजर? लॉ से मेरा मतलब है अभी बिल इंट्रोड्यूस करा गया है, लेकिन कल को ये कानून बनेगा। होता क्या है, जब कानून बनता है ना तो जनरली उसे रिएक्शनरी स्टेप की तरह देखा जाता है। रिएक्शनरी स्टेप का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने एक समस्या आई, आपने रिएक्शन दिया, आपने प्यूनिटिव मेजर लगा दिया, बाकी चीजों से आप फारिग हो गए, फ्री हो गए। नहीं, आप बाकी चीजों से फ्री नहीं हो। क्यों नहीं हो? सोसाइटी को रिफॉर्म करना किसका काम है? सोसाइटी का एक जिम्मेदारी तो सोसाइटी समाज पर खुद की है, बट एक जिम्मेदारी नेशन की भी है, स्टेट की है। तो स्टेट अपने लेवल पर भी ये चीजें करनी पड़ेंगी कि रिफॉर्म करे। लॉ डेफिनेटली एक सेकंड स्टेप हो सकता है, लेकिन पहला स्टेप रिफॉर्मेशन ही होगा, जहां पर हम अपने मॉरल कंपस को सही तरीके से अलाइन करें एंड वी सेल टुवर्ड्स अलाइनिंग आवर कॉग्निटिव फैकल्टीज, building our cognitive capacities and building our cognitive potential and not focusing on meager insecurity. I never answer to no, man, I still go, 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 go.